Student, दिस इज़ द वीडियो नंबर 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके बेटा, इसके पहले हम लोगों ने एटम के मॉडल के केस में जो बोहर ने अपने 3 पॉस्टुलेट दिए थे उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, या उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या होगी। ये जो पैरामीटर्स हैं इनको 1 बाय 1 करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट की बात करेंगे कि कोई मान लीजिए आपने एनथ ऑर्बिट लिया तो उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा जी। तो आप देखो, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट, आपको पता होगा जो पहला पॉस्टुलेट क्या है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और एनथ की बात करते तो हम यहाँ पर एन लगा देते हैं। ठीक है ना। ये आपका पहला पॉस्टुलेट था, इन्हीं की हेल्प से हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये आपने लिया। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट, क्या होगा बेटा जी। सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब एनथ ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर एन लगा दोगे वी एन, एंड यहाँ पर आर एन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हमें आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो दो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में इन्हीं दोनों की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियस को। तो आप क्या करो, यहाँ से निकाल लो वी एन की वैल्यू, और उस वी को वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इस वाले में से आपने क्या किया, यहाँ देखो आपने कहा सर यहाँ वी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर एन। ये आपका आ गया वी एन। ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से शुरू करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ से आर एन निकालते हैं, तो आर एन क्या हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा जी, आर एन को इधर लेके जाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका क्या होगा, एम इंटू वी एन स्क्वायर। ठीक है ना। आर एन यहाँ है तो एम वी एन स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, फिर क्या होगा, आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, है ना, एम जो करते हो लेंगे इंटू वी एन को यहाँ से उठा लेंगे तो एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर एन का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, आर एन इज इक्वल टू, टर्म ऊपर भी जाएंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन ऊपर क्या होगा, एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सब ऊपर चले जाएंगे इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। यहाँ से आर एन से आर एन कट जाएगा, इधर एक आर एन बच गया तो यहाँ से आर एन ये सारे टर्म चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर, यहाँ एक आया ना, 1 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये चला गया नीचे, ऊपर चला गया ना ये, और इसके बाद ये सारे टर्म नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बचा तुम्हारा आर एन, है ना। एक एम से आपने एक एम कट कर दिया तो इसको क्या आ गया तुम्हारा, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर।
इसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आर एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू ई स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटू हमने क्या दिया, एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पर जेड स्क्वायर हमने इधर ले लिया। ये अब आ जाएगा आपका, ये आपका आर एन का फॉर्मूला आ गया, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। और यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये क्या आ गया आपका नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर की। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब ये जो एन है ना, एन तो आपका क्वांटम नंबर है। एन इक्वल टू 1 पे फर्स्ट ऑर्बिट होगा, एन इक्वल टू 2 पर सेकेंड ऑर्बिट होगा, एन इक्वल टू 3 पर थर्ड ऑर्बिट होगा। ऐसे 1 2 3 आप रखते जाओगे तो पहले ऑर्बिट की रेडियस, फिर एन इक्वल टू 2 पर दूसरे ऑर्बिट की रेडियस, 3 पर तीसरे ऑर्बिट की रेडियस, आपको हर ऑर्बिट की रेडियस मिलती जाएगी जब एन आप 1 2 3 रखते जाओगे तो, ठीक है बेटा जी। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म आपका, ये वाला टर्म है ना, इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना आता है देखो, आर एन इज इक्वल टू, ये आता है 0.529 है ना, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आर एन वैल्यू 0, आर एन एनथ ऑर्बिट में क्या है 0 पॉइंट, इस पूरी की पूरी वैल्यू क्या है 0.529 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप कहोगे फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, अगर पहली ऑर्बिट की बात करो तो एन इक्वल टू 1 रख लोगे, है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना, एंड व्हाट फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या होगा तुम्हारा, एन इक्वल टू क्या रखोगे 1 रखोगे, और जेड इक्वल टू रखोगे 1 रखोगे। तो हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो रेडियस होगी R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट इन बोहर मॉडल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एनथ ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी और वो किस पर डिपेंड करेगी, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप पहले ही जान चुके हो कि अगर एनथ ऑर्बिट की जो रेडियस है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर आप निकाल चुके हो, देखो यहाँ पर ये है ना, ठीक है ना। कोई इसको तो आपने कहा कि तो हम कर चुके हैं इसको। अब आपका अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट, क्या है वो आपका, वो है आपका एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ जो वी एन आपका क्या आएगा बेटा जी, एन एच अपॉन 2 पाई एम आ जाएगा, और इनटू आ जाएगा आर एन। जहाँ पर आर एन है उसकी प्लेस पे आर एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी वॉट एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू, अब आर एन क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम इंटू के जेड ई स्क्वायर। अब ये टर्म चला जाएगा ऊपर, सिंपल सी बात है। ये आपका वी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, अभी कुछ कट नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल एन एच जो हम कहते हैं वो लिख दिया हमने, और अपॉन क्या बचा 2 पाई एम, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इंटू जो ऊपर गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने कुछ अभी कट नहीं किया, सीधे मैंने ऊपर कर दिया। अब हम यहाँ से कट करेंगे, देखो एन से आपका एक एन कट जाएगा, एच से आपका एक एच कट जाएगा, एम से आपका एम कटेगा, पाई से आपका पाई कटेगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा। जो आपकी वेलोसिटी आई वी एन इज इक्वल टू क्या आया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच,
एन एच, ठीक है ना। तो इसको रीअरेंज करते हैं, वी एन इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू क्या लिखते हैं जेड अपॉन एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा जी, इसको याद रखो, ये आपको काम देगा आगे चल करके। और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है ना, ये टू भी कांस्टेंट, पाई भी, के क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये प्लैंक, सारी वैल्यू जब रख करके कैलकुलेट की गई वेलोसिटी, तो निकल के आई nth ऑर्बिट में 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड में ये वेलोसिटी आई। ये वेलोसिटी का मेन फार्मूला है। हाइड्रोजन में आप Z1 लोगे, हीलियम है, बेरिलियम है, लिथियम में उसमें जेड की वैल्यू चेंज होगी, तो जेड की वैल्यू चेंज कर दोगे यहाँ पर। और n फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 में फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 में सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे n की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। और आपको देखो यहाँ से क्या है, ये जो वेलोसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है ना। और सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा। तो आप कह सकते हो यहां पर है कि फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट ऑर्बिट, क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर आप z इक्वल टू 1 रखोगे, n इक्वल टू भी 1 रखोगे, है ना, n आपका ये। तो जो वेलोसिटी आपकी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जी। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के जो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर की है। अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि ये स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर में आ गई। 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, ये 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा जी। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, z इक्वल टू 1 रखो और n इक्वल टू क्या, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 रखोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे, तो ऐसे स्पीड आपकी कम होती जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ पाए, क्योंकि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के, ठीक है ना। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब बेटा इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और है कि एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल। आपको पता है कि जो अभी आपने निकाला ये vn, ये आपकी लीनियर स्पीड है ना, यानी टेंजेंशियल स्पीड क्या आपकी है जो आपने निकाला अभी, ये vn इक्वल टू 2π/k² इंटू जेड अपॉन एन। अब आपको निकालना है, क्योंकि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। वो कितना होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है क्या है, लीनियर अपॉन आर एन। सिंपल सी बात है, वी एन अपॉन क्या है, आर एन होती है ना, ये आप जानते हो। तो बस वी एन की वैल्यू और आर एन की वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो वी एन कितना होता है देखो, 2π/k² अपॉन n इंटू एच इंटू 4πm/k² अपॉन n²h²। ठीक है बेटा जी। ये सब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट क्या आ जाएगा, 8π³ k² z² e⁴ इंटू m अपॉन n³ इंटू h³। ठीक है ना। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रीअरेंज करते हैं तो ओमेगा n इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8π³ k² e⁴ इंटू m अपॉन h³ इंटू देखो बेटा z² अपॉन n³। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, ऐसे, ठीक है ना। अगर आपको जेड दिया गया है तो 1/n³ के क्या है, प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ आप याद रखना जब भी पूछेगा, रिलेशनशिप पूछेगा, ठीक है ना। अब बेटा देखो अगला कॉन्सेप्ट है कि रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसे बोलते हैं रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी, और उसके पास टाइम पीरियड भी होगा, ठीक है ना। कि एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम ले रहा है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और तो आप क्या, अब देखो आपने कहा कि सर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो हम निकाल चुके हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो इसको, या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। तो जो आपके पास रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी होती है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा जी। ये क्या होगी, एफ एन, nth ऑर्बिट में क्या होती है, ω/2π, सिंपल सी बात है। आप हर, अरे एफ इक्वल टू क्या होता है, ω/2π, बस आप देखो सारी चीज़ें बिल्कुल काटिए, यहाँ 2π आ जाएगा बस, यानी ओमेगा जो कहते हो रखोगे, 2π रख दोगे, 2π से यहाँ 2 से काटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई से एक पाई कटेगा, π² आ जाएगा, 4π², सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो जो रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी, 4π², है ना, k² e⁴ इंटू m अपॉन h³ इंटू z² अपॉन n³। तो आप देखो कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए, सिर्फ हमने 2π से डिवाइड किया है। इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी जिस पर डिपेंड कर रही थी उसी पर आपकी जो है रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड ही करेगी, प्रोपोर्शनल टू z² अपॉन n³। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो साथ में अब क्या कर दें हम लोग, निकालने टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा जी। क्या हो जाएगा देखो ये यहाँ से, तो आपका जो टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट होगा वो 1/fn होता है। सारी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, h³ अपॉन 4π² k² e⁴, ये ना, इंटू m इंटू n³ अपॉन z²। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया, जो टाइम पीरियड है nth ऑर्बिट में वो प्रोपोर्शनल किसके है, n³ अपॉन z² की। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, z आपका 1 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड nth ऑर्बिट का प्रोपोर्शनल हो गया n³ की, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। और n की वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5, तो उस प्रकार से आपका क्या है, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे और ऑर्बिट की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे जो रिवोल्यूशन इन कंप्लीट साइकिल, है ना, इन वन कंप्लीट साइकिल, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द साइकिल, वो आपका इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स है तो इसमें कम टाइम लगेगा, ये ऑर्बिट्स है इसमें अधिक टाइम लगेगा, इसमें अधिक टाइम लगेगा, और वो टाइम का रिलेशन कैसे होगा, Tn प्रोपोर्शनल टू n³ के फॉर्म में होगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब अगले कॉन्सेप्ट में क्या देखना है, करंट ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर ये आपकी nth ऑर्बिट है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मान लो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। Vn क्या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो करेगी, है ना। ये In क्या है, करंट जो इसमें ऑर्बिट में फ्लो करेगी वो In होगी इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ करंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन
तो अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दी गई है Fn दी गई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये फार्मूला इसका है, जो आपकी बस रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट करोगे। अब हमें करंट का निकालना है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन nth ऑर्बिट, ठीक है ना। अब nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यू टू द किसकी, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन, क्या होगा बेटा जी, फार्मूला क्या होता है nth ऑर्बिट में, आई एन क्या होगा बेटा जी, ये होता है ई इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सिंपल आप देखो तो ई इंटू ओमेगा, मतलब nth का मतलब होता है ई ओमेगा n अपॉन 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2 पाई में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करंट मिलेगी। तो ये ई इंटू एफ एन आ गया, ये करंट का फॉर्मूला है। और इसको अगर आपको याद रहे तो बड़ी आसानी से आप लोग क्या है, तो जो करंट इन nth ऑर्बिट आपको निकल के आएगी, सारी वैल्यू सेम होगी 4 पाई स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर, बस ई से मल्टीप्लाई करोगे, ई पावर 4 था, ई पावर 5 हो जाएगा, और सब ये एम हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। देखो रिलेशन, जो करंट इन nth ऑर्बिट भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को आप देख के आप ये कह सकते हो कि जो ओमेगा एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ एन के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन nth ऑर्बिट की। ये भी रिलेशन आपका चलेगा, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको जरूर पूछता है, तो प्लीज़ इसको आप लोग अटेंशन के साथ समझना, और कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना बेटा, ठीक है। तो बेटा आपने करंट का कैलकुलेशन कर लिया कि ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो करेगी, उस करंट का इक्वेशन आपने ये निकाल लिया, ठीक है ना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना। करंट अगर फ्लो कर गई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया तो करंट फ्लो कर गई, करंट फ्लो किया तो क्या है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, आपको पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू द करंट आई एन, तो आप कहोगे क्या करेंगे, 4 फिंगर आप इधर रोटेट करोगे, थंब आपका अंदर जाएगा, तो वास्तव में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेंटर पर वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ। और आपको पता है कि सर्कुलर कॉइल में अगर करंट कहाँ फ्लो कर रही है, मान लो ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो 4 फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाओगे आप, और थंब कहाँ जाएगा आपका, जाएगा अंदर की तरफ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड बोलो या तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, उसका कैलकुलेशन करना है, फार्मूला आपको पता है। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्या लिखा है मैंने, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस, कहाँ पर, सेंटर पर, एट न्यूक्लियस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो करंट बनेगी, करंट का इक्वेशन ये दिया हुआ है। और आपको पता है कि ड्यू टू एनी, तो ये जो ऑर्बिट आपका है, ये जो ऑर्बिट है वो इक्विवेलेंट टू सर्कुलर कॉइल होगा, जो आपका सर्कुलर कॉइल होता है उसी के इक्विवेलेंट होगा ना ये आपका ऑर्बिट। तो आप यहाँ लिखोगे कि ड्यू टू इक्विवेलेंट सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन एज, क्या होता है फॉर्मूला, कहते हो कि जो भाई बी एन मतलब nth ऑर्बिट में क्या होता है, सीधे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, पता आपको है क्या होता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r होता है, 2rn, ये तो ना सेंटर पे। अरे कोई सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल में अगर करंट आई एन फ्लो कर रही है तो उसके सेंटर पर जो बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r,
ठीक है ना। लेकिन हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो सब हम एन सफिक्स में लगा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 8 पाई पावर 4 म्यू नॉट के क्यूब जेड क्यूब ई पावर 7 एंड एम स्क्वायर। ठीक है ना। ये रखा आपने म्यू नॉट, ये आई एन की वैल्यू साथ में रखा, अपॉन क्या कर दिया आपने 2 आर एन करोगे, या आर एन रखोगे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एन पावर 5 इंटू एच पावर 5। यहाँ पर आई एन और आर एन यहाँ पर पुट करना, ये रिजल्ट आएगा। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो जो आपका बी एन आएगा वो आ जाएगा 8 पाई पावर 4 के क्यूब, है ना बेटा जी, ई पावर 7 और एम स्क्वायर अपॉन, अच्छा रिजल्ट आ रहा है देखो बेटा जी, एच पावर 5 इंटू देखो जेड क्यूब अपॉन एन पावर 5। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपका आ गया बी एन प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन पावर 5। ये और आपको ये है कि सर इतना डेरिवेशन हम याद कैसे रखेंगे, सब सारी वैल्यू याद रखना, इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, फिर वैल्यू पुट करना, फिर कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा आपको टफ होगा। तो अगर आपको डेरिवेशन बिल्कुल ना के बराबर आता है ये, ठीक है ना, लेकिन ये इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये डेरिवेशन नहीं पूछता है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है इस रिजल्ट पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो एन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो कहो सर एन पावर 5 1 बी एन जो है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन पावर 5 होगा। जेड के साथ क्या है, जेड क्यूब के साथ रिलेटेड है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना जरूरी है। और ये अगर आपको सीक्वेंस पता हो तो आप समझ पाओगे कि हाँ भाई, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिट बिहेव एज ए सर्कुलर कॉयल, उसमें करंट आई एन फ्लो करेगा, उस आई एन करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से एन से रिलेटेड होगा। ठीक है बेटा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन। ठीक है बेटा जी। इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखते हैं हम लोग। अब बेटा देखो अगला कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट। सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें करंट ऑर्बिट में फ्लो कर रही है। तो जब करंट फ्लो कर रही है तो सेंटर पे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। सेंटर पे क्या, हर जगह बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बना तो क्या एक सर्कुलर कॉयल अगर करंट आई फ्लो करा रहा है तो क्या उसमें डाइपोल मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपके पास बार मैग्नेट, ऐसे क्या है, ये आपके पास अगर बार मैग्नेट है ना, और इस पर अगर पोल स्ट्रेंथ आपने क्या कहा, ये -m लिख दिया यहाँ पर आपने +m लिख दिया, और ये आपने कहा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है ना, 2a है मान लीजिए। तो आप कहोगे सर इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या आता है, इसका डाइपोल मोमेंट आता है कोई एक मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ m इंटू 2a, ऐसे। तो बार मैग्नेट के केस में तो आप जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने डिफाइन किया था, वैसे आप यहाँ पर बार मैग्नेट है तो उसमें आप लोग डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर लेते हो। लेकिन अगर एक सर्कुलर कॉयल है उसमें करंट क्या फ्लो कर, आई करंट फ्लो कर रही है, और इस सर्कुलर कॉयल की जो एरिया है, ये एरिया आपका ए है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। ये आप समझ रहे हो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर करंट आई फ्लो कर रही है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है किसकी, जो लूप की एरिया अगर ए है, तो डाइपोल मोमेंट इसमें कैसे डिफाइन होगा, आई इंटू ए, क्योंकि इसमें जो है कि लेंथ की बात तो होती नहीं है, तो लूप है। वैसे यहाँ पर क्या है, अगर ये ऑर्बिट इक्विवेलेंट टू द सर्कुलर कॉयल अगर है तो आप कैसे निकालोगे डाइपोल मोमेंट, तो लिखोगे बेटा जी मैग्नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट कॉयल इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ऑफ द इक्विवेलेंट कॉयल
इज क्या होगा जी, nth ऑर्बिट में तो एम एन क्या होगा, आई एन इंटू एरिया ऑफ द nth कॉयल, ए एन कर लेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम एन इज इक्वल टू आई एन इंटू ये क्या होगा, पाई, क्या होगा इसका हमारा, ये पाई आर स्क्वायर एन होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सारी वैल्यू इसमें, यहाँ आर स्क्वायर एन, जब इसको स्क्वायर करके इसको यहाँ रखोगे और आई एन रखोगे तो ये जो निकल के आएगा ये एम एन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन nth ऑर्बिट, इंपॉर्टेंट रिलेशन, ई एन एच अपॉन 4 पाई एम। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। जब वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पर जो डाइपोल मोमेंट बनाएगा वो ई एन एच अपॉन 4 पाई एम बनाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो डाइपोल मोमेंट भी आएगा, ठीक है ना। फॉर n इक्वल टू 1 इट इज इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा तुम्हारा m1, मतलब पहली ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो ई एच अपॉन वट 4 पाई एम। सबसे छोटा जो मैग्नेट होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा, यही होगा ना, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, 2 और बड़ा होगा, 3 और बड़ा होगा डाइपोल मोमेंट। सबसे छोटा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे छोटा डाइपोल मोमेंट होगा ई एच अपॉन 4 पाई एम। ये सबसे छोटा मैग्नेट है, ये आपका यूनिट है। समझ लीजिए कि आप पहले जब इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो जो वो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट बनाता है वो सबसे छोटा होता है। इसके बाद तो आप n या तो 1 रखोगे या तो 2 रखोगे या 3 रखोगे, 2 3 4 5, अगर n इक्वल टू 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो तो वो डाइपोल मोमेंट बड़ा होता जाएगा। सबसे छोटा डाइपोल मोमेंट पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन बनाएगा वो ई एच अपॉन 4 पाई एम। इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बोहर मैग्नेटॉन, तो प्लीज़ इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। रिजल्ट आपका ये है, इसको भी और इसको भी याद रखना, ठीक है बेटा जी। ये कॉन्सेप्ट था आपका डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ओके। तो बेटा अब तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की रेडियस नहीं, जिस ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, और nth ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है वो देखा हमने। फिर उसमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसको देखा हमने, फ्रीक्वेंसी क्या है उसको निकाल लिया हमने, करंट निकाल लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया, डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन किया, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हमने, इनका जो पैरामीटर हमने बनाया था 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये nth ऑर्बिट कोई है, आर एन उसकी रेडियस है, वेलोसिटी वी एन है, तो क्या इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी? यस, एनर्जी होगी, और वो एनर्जी फिक्स होगी, क्योंकि बोहर ने बोला था कि एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है अगर रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में तब। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज होगी जब वो ट्रांजिट करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तभी उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है। ऐसे अगर वो क्या है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऐसा बोहर ने बोला था, ठीक है ना। ऐसा होता भी है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, वो किस पर कहाँ से आएगी। तो आपको भाई इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अब प्लस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, टोटल एनर्जी किस में डिवाइड हो गई, काइनेटिक एनर्जी में और प्लस पोटेंशियल एनर्जी में। इन एन ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे इन एन ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ओके बेटा जी, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में हम En से करते हैं डिनोट, तो काइनेटिक एनर्जी
के एन और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से करते हैं रिप्रेजेंट, यू एन। तो के एन मतलब काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट और यू एन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कहोगे टोटल एनर्जी जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो ड्यू टू वेलोसिटी आई है, तो 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का स्क्वायर, है ना, और प्लस बताइए क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो कहोगे सर के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेज अगर हैं, एक यहाँ पर मान लो क्यू1 है, एक यहाँ पर मान लो क्यू2 है, इसके प्लस भी है ये, अगर इसके डिस्टेंस आर है तो जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है यू, वो क्या होती है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे विथ साइन लिखोगे, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस के जेड ई इंटू ई, जेड ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो ये जो आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट 1/2 m वी एन स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अभी देखो पहले इक्वेशन में आपने क्या लिखा था, जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखा होगा, पहला पॉस्टुलेट क्या था, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। ये आपका फर्स्ट पॉस्टुलेट था, फर्स्ट पॉस्टुलेट था, इसको आप लोग देख लेना। तो अब जहाँ पर यहाँ पर क्या एम वी एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर सीधे हम ये रख देंगे ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। देखो ये क्या है, यह है टोटल एनर्जी, ठीक है ना, और ये क्या है, यह है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, यह है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल कितना है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन है, और पोटेंशियल है 1/2 के जेड ई स्क्वायर आर एन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की ये आधी है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है पोटेंशियल का आधा है इन मैग्नीट्यूड में, तो आप यहाँ कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी हाफ इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऐसी बात यहाँ बोल सकते हो, देखो ना इस तरीके से, ठीक है बेटा जी। लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करके बताते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो कहोगे सर कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिला आपको। और साथ में जो नेगेटिव साइन क्या बोलता है, इंडिकेट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिस्टम लिख सकते हो। अगर ये नेगेटिव साइन का मतलब टोटल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की कम है, नेगेटिव में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऑर्बिट में स्टेबल है, रिवॉल्व कर रहा है और स्टेबल है। वो जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी जितना कम आपकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जितना कम होगी उतना आपका सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है ना। जितना टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी उतना सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि लो या आप बोलते हो लेस टोटल एनर्जी मोर स्टेबिलिटी टेक प्लेस। जितना टोटल एनर्जी क्या हुई, कम हुई, उतना वो ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन एन ऑर्बिट, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखो क्या आ गया, देखो जो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 1/2 के जेड स्क्वायर बाय आर एन, और काइनेटिक क्या आई 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। टोटल अब पोटेंशियल क्या होगी, इतना होगी। अगर तीनों को रिलेट करें तो आप क्या देखोगे, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कहोगे सर जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ कर देंगे ऐसे।
और ये रिलेशन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और आप देखते हो कि टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक बाउंडेड सिस्टम है। तो अगर एक बाउंडेड सिस्टम है तो पक्का है कि एनर्जी निगेटिव होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी वो वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये मान लो ऑर्बिट बनती बनती इन्फिनिटी हो गई है, मैंने दूर बनाया। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, वो सबसे कम होगी। यहाँ पर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, यहाँ पर और बढ़ जाएगी। जब इन्फिनिटी पर जाएगा तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी जीरो। जीरो का मतलब, क्योंकि निगेटिव में है ना टोटल एनर्जी, तो जीरो का मतलब वो सिस्टम आपका फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन ने ऑर्बिट को छोड़ दिया, फ्री हो गया। अब वो बाउंडेड सिस्टम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल फ्री हो गया। सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन जब तक बाउंड होगा, जब तक अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहेगा उस पर, तब तक उसकी जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव में रहेगी। तभी निगेटिव जितना ज़्यादा होगा उतना सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव आती है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है बेटा जी, वो भी नेगेटिव आती है। और काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिंपल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है बेटा ना। वेलोसिटी है तो सिंपल आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। और पोटेंशियल और टोटल, ये जो एनर्जी है उसके लिए हम नेगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल भी आपकी नेगेटिव है और टोटल एनर्जी तो नेगेटिव आ ही रही है। इसका आप लोग ध्यान देना, ठीक है बेटा। अब बेटा जी क्या है, जैसे आपने एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ निकाल दिया ये। अब अगर आर एन को रिप्लेस कर दो, जो आर एन की वैल्यू है, सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा nth ऑर्बिट में। तो हमने क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आपने कहा कि ई एन कितना होता है, 1/2 kZd² अपॉन आर एन। और आर एन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रखोगे ई एन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -1/2 kZe² अपॉन आर एन क्या होता है, Ne² He², है ना बेटा जी, ठीक है ना। और इसके बाद इसको ऊपर लेके जाओगे इंटू 4π² kZe² इंटू m, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जो ई एन आपका nth ऑर्बिट में जो रिजल्ट आ जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -2π² k² e⁴ इंटू m, है ना, अपॉन H² और इंटू Ze² अपॉन Ne²। इसका आप लोग ख्याल रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। तो आपकी जो आपकी ये एनर्जी आ गई ई एन, है ना, ए इज इक्वल टू इतना आ गया। अब ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाती है इज इक्वल टू -13.6, है ना, इंटू Ze² अपॉन Ne²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो nth ऑर्बिट में, ठीक है ना। और ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, दोनों फार्मूले आपको याद रहेंगे तो काम बनेगा। मेन आपका फार्मूला ये है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो मल्टीप्लाई करके आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था बेटा जी। इसके बाद हम लोग 1 बाई 1 करके अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक एनर्जी कैलकुलेशन तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।